हाँ प्यारे बच्चों, आज फिर हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान इकाई 2 वैद्युत चलन यानी इलेक्ट्रिक कंडक्शन पार्ट थर्ड आप लोगों को बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन कल आप लोगों को काफ़ी कुछ पढ़ाया गया था कि अपवाह वेग, अनुगमन वेग क्या है, सरांतिकाल क्या है, माध्य मुक्त पथ क्या है। उसके बाद वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध पढ़ाया गया था। उसके बाद आप लोगों को गतिशीलता पढ़ाया गया था। गतिशीलता के बाद आप लोगों को धारा घनत्व पढ़ाया गया था। इसके बाद अगली हेडिंग जो थी, आज मैं इसको पढ़ाएंगे धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध क्या है। तो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाया गया है, तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि धारा घनत्व J इक्वल टू I अपान ए। तो धारा घनत्व की जो परिभाषा थी आपकी, यही थी किसी धारावाही तार के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, यानी J इक्वल टू I अपान ए। तो दूसरा क्या हम जानते हैं, अपवाह वेग। तो हम लिखेंगे कि जो हम पढ़े थे कि धारा घनत्व, धारा और अपवाह वेग में संबंध जो मेरा निकल के आया था कि वैद्युत धारा यानी कि प्रवाहित धारा यानी प्रवाहित धारा I इक्वल टू NEAVD, यानी यही मेरा निकल के आया था वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ये आपका वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध का फार्मूला ही निकल के आया था, I इक्वल टू NEAVD। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I क्या है, वैद्युत धारा। तो अब दोनों को हम देखेंगे। अब इसको हम बनाएंगे समीकरण नंबर 1, इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से I का मान रखने पर, जब I का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो धारा घनत्व J इक्वल टू NEAVD अपान ए। देखिए I का वैल्यू जब यहाँ रखेंगे NEAVD अपान ए, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो J इक्वल टू आ जाएगा NEVD। तो यही आपका, देखिए ये आपका J क्या है, आपका धारा घनत्व, VD क्या है, अपवाह वेग या अनुगमन वेग, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो लिखेंगे यही धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। यही धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध है, यानी J क्या है, आपका धारा घनत्व है, VD क्या है, आपका अनुगमन वेग है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। यही धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। इसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे गतिशीलता। क्या पढ़ाएंगे, गतिशीलता। तो अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे गतिशीलता। हाँ देखिए प्यारे बच्चों, आपके सामने गतिशीलता आ गया। तो गतिशीलता, मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी आपका यही कहलाता है कि जो आवेश वाहक की गति वह अनुगमन वेग है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसे गतिशीलता कहते हैं, उसे म्यू से व्यक्त करते हैं। जो गतिशीलता होती है, समझिए यही होती है कि म्यू इक्वल टू VD अपान ई जो होता है एकांक वैद्युत क्षेत्र। देखिए एकांक वैद्युत क्षेत्र में उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, किसके द्वारा, अनुगमन वेग के द्वारा। किसके द्वारा, अनुगमन वेग के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसे गतिशीलता कहते हैं, इसे म्यू से व्यक्त करते हैं। तो वही कहा गया, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र, एकांक मतलब बटा, एकांक वैद्युत क्षेत्र
में उसके द्वारा या उससे प्राप्त किया जाता है, इसे गतिशीलता कहते हैं, इसे म्यू से व्यक्त करते हैं। फिर मैंने लिखा माना या यदि ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र, ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग, वही कहा गया कि वाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग या प्राप्त अनुगमन वेग vd है, तब गतिशीलता म्यू इक्वल टू अनुगमन वेग एकांक क्या वैद्युत क्षेत्र, एकांक वैद्युत क्षेत्र। तो vd ई ये क्या हो गया, म्यू हो गया। तो इसको आप समीकरण नंबर 1 बना देंगे, इसको समीकरण नंबर आप लोग क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि अभी मैंने जस्ट पढ़ाया था कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, तो जो हम जानते हैं लिखेंगे, इसी के नीचे आपको लिखना है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध J इक्वल टू एन ई वी डी। अभी मैंने जस्ट पढ़ाया था एन ई वी डी, एन ई वी डी। तो अब बेटा यहाँ समझिए, हम लिख सकते हैं वी डी। देखिए वी डी जब निकालेंगे तो वी डी इक्वल टू हो जाएगा, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग इक्वल टू J अपान एन ई, J अपान एन ई, J अपान एन ई। उसके बाद देखिए हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कि समीकरण 1 में vd का मान रखने पर तो गतिशीलता जो आपकी हो जाएगी, गतिशीलता म्यू इक्वल टू vd की वैल्यू क्या है, J अपान एन ई। तो यहाँ लिखेंगे J अपान एन ई अपान ई। जब इसको आप सही रूप में लिखेंगे इधर तो आ जाएगा म्यू इक्वल टू J अपान एन ई ई, J अपान एन ई ई। तो J अपान एन ई ई। तो आपका यही क्या आ गया, गतिशीलता आ गया। यही आपका क्या आ गया, गतिशीलता आ गया। यही आपका क्या आ गया, गतिशीलता आ गया। फिर समझने की कोशिश कीजिए कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अनुगमन वेग है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र ई में उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसे गतिशीलता या मोबिलिटी कहते हैं, इसे म्यू से व्यक्त करते हैं। फिर मैंने लिखा माना ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग vd है, तो गतिशीलता इक्वल अनुगमन वेग अपान एकांक वैद्युत क्षेत्र, अनुगमन वेग vd एकांक वैद्युत क्षेत्र e। तो vd समीकरण मैंने इनको 1 बनाया। इससे पहले मैंने जस्ट आपको पढ़ाया था धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में जो संबंध निकल के आया था J इक्वल टू एन ई वी डी। तो यहाँ से हमने vd की वैल्यू निकाला, vd इक्वल टू J अपान एन ई। तो vd की जो वैल्यू आई यानी अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू आई मैंने समीकरण नंबर 1 में रखा। तो समीकरण 1 में vd का मान रखने पर तो गतिशीलता म्यू इक्वल टू J अपान एन ई अपान ई। जब इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि किया तो देखिए इसका वैल्यू 1 है, कुछ नहीं तो इसका 1 है। जब इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ समझाने के लिए। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए ए पलट जाएगी, जो नीचे वाली संख्या हर का अंश का हर हो जाएगा। जब ये पलट के आएगी तो म्यू इक्वल टू J अपान एन ई इंटू ई हो जाएगी। या इसको हम यहाँ बता दे रहे हैं कैसे पलटेगा। तो हो जाएगा 1 अपान ई, 1 अपान क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। 1 अपान क्या निकल के आ जाएगा, ई, या म्यू इक्वल टू हो जाएगा J अपान एन ई इंटू ई आ जाएगा। यही मेरा निकल के आ गया। उसके बाद फिर हम लिखेंगे कि लिखेंगे इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड होता है। लिखेंगे इसका मात्रक मीटर स्क्वायर दिखाता है, मीटर स्क्वायर
मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड होता है। यही समझ लीजिए। देखिए जो जे का मात्रक होगा, ई का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम को मैंने वोल्ट में से, वैद्युत क्षेत्र की मात्रक जो होता है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड होता है। अब इसके बाद लिखेंगे गतिशीलता सदैव धनात्मक राशि होती है। यहाँ लिखेंगे गतिशीलता सदैव धनात्मक राशि होती है। सदैव धनात्मक राशि होती है। जो गतिशीलता होती है वो हमेशा धनात्मक राशि होती है। गतिशीलता सदैव, मोबिलिटी हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज, यानी कि जो गतिशीलता होती है धनात्मक राशि होती है। इसके बाद देखेंगे अगला हेडिंग आपका क्या है। तो अगली हेडिंग क्या आ गई आपका, वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या है, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल माने होता है वैद्युत, और रेजिस्टेंस माने क्या होता है प्रतिरोध। तो अब इसके बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए आप लोग लिखेंगे कि किसी चालक सिरों के बीच, किसी चालक सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर और उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। देखिए बेटा, मैंने वैद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में यही बताया कि किसी चालक सिरों के बीच जो लगाया गया विभवांतर होता है और उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा होता है, उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जैसे सपोज करिए कोई ये तार है, अब जो तार है इसमें विभवांतर भी लगाया गया और धारा क्या प्रवाहित हो रही है, आई प्रवाहित हो रही है। इसी को अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, आर कहेंगे, यानी वैद्युत प्रतिरोध कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, वैद्युत प्रतिरोध कहेंगे। लेकिन इसकी जो कंडीशन है ये ओम के नियम को फॉलो करता है। इसकी जो कंडीशन होती है वो ओम के नियम को फॉलो करता है। तो ओम का जो नियम है आप लोगों को पढ़ाया गया है कि भी प्रोपोर्शनल आई या आई प्रोपोर्शनल भी या विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। इसे ओम का नियम कहते हैं। सेम कंडीशन उस पर लागू होता है। चलेंगे इसके आगे हम आप लोग लिखेंगे यदि चालक के सिरों पर लगाए गए, यदि चालक के सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर और उसमें बहने वाली वैद्युत धारा, आई हो तो ओम के नियम से V इक्वल टू आर आई,
या V अपान I इक्वल टू R, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नियतांक कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नियतांक कहते हैं। R मेरा क्या होता है, नियतांक होता है। तो या इसी को हम लिख सकते हैं कि V इक्वल RI या V प्रोपोर्शनल I, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल I, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल। देखिए जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V इक्वल टू आई आर, या इसी को हम क्या लिखेंगे, V प्रोपोर्शनल I। तो जो विभवांतर होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यही ओम के नियम को फॉलो करता है। अब उसके बाद देखिए जो परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं, यही लिखेंगे, जो परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं उनके लिए BI ग्राफ उनके लिए BI ग्राफ एक सरल रेखा होगी, एक सरल रेखा होगी। तो चलते हम लोग बना देते हैं BI ग्राफ। तो BI ग्राफ आपका क्या है, यही है, ए इधर I, ए क्या रहता है, विभवांतर भी, ए क्या रहता है, बहता रहता है। तो इसके लिए जो BI ग्राफ होता है, यही आपका क्या होता है, एक सरल रेखा में कन्वर्ट जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं BI ग्राफ कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, BI ग्राफ कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, BI ग्राफ कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, BI ग्राफ। उसके बाद अगली हेडिंग आपकी क्या है, उसको देखते हैं हम लोग, क्या पढ़ाना है। तो बेटा थोड़ा मैंने यहाँ हल्का पॉइंट आपका मिस कर दिया। तो ये ओम के नियम का पालन कर रहा है, तो ये आपका यहाँ थोड़ा रॉन्ग हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। तो मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, कुछ पॉइंट, इसलिए आपका थोड़ा मिस हो गया, लेकिन हम इसको बताएंगे। तो इसे आर से व्यक्त करते हैं। तो आपका सब सही लिखा गया था, थोड़ा गलत हो गया था। तो लिखेंगे, यदि चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर भी और उसमें प्रवाहित धारा आई हो तो चालक का वैद्युत प्रतिरोध। तो चलेंगे बेटा, हम देखेंगे कि यदि चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर भी और उसमें प्रवाहित धारा आई हो तो चालक का वैद्युत प्रतिरोध R इक्वल टू V अपान I, क्योंकि मेरा क्या है, वैद्युत प्रतिरोध। जो हेडिंग है मेरा क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी वैद्युत प्रतिरोध R इक्वल टू V अपान I। तो सेम आपका डिफिनीशन के हिसाब से लिखा भी गया है। तो अब इसका जो मात्रक होता है, लिखेंगे कि वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक, वैद्युत मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है, या ओम होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। उसके बाद फिर लिखेंगे कि एक ओम क्या होता है, एक ओम की परिभाषा क्या होती। तो यही से बेटा हम बना देंगे एक ओम की परिभाषा क्या होती है। लिखेंगे, यदि विभवांतर V इक्वल टू 1 वोल्ट, यदि विभवांतर V इक्वल टू 1 वोल्ट और प्रवाहित धारा I इक्वल टू 1 एम्पियर हो तो वैद्युत प्रतिरोध R इक्वल टू, देखिए 1/1। अब यहाँ क्या लिखेंगे, वोल्ट, यहाँ क्या लिखेंगे, एम्पियर। तो हो जाएगा R इक्वल टू, वोल्ट एम्पियर को हम क्या कहते हैं,
1 ओम कहते हैं। हम लोग क्या कहेंगे 1 ओम, क्योंकि 1/1 इक्वल टू 1 वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग क्या कहेंगे ओम कहेंगे। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच दिस इंप्लाइज दैट यदि किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट तथा उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा 1 एम्पीयर हो तो चालक का वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा। क्या होगा 1 ओम होगा। चालक का वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा तथा उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा 1 एम्पीयर हो तो चालक का वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा। 1 ओम होगा। देखेंगे यदि किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर 1 वोल्ट और उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर हो तो चालक का वैद्युत प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। 1 ओम की परिभाषा होगा यदि किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा 1 एम्पीयर हो तो चालक का जो वैद्युत प्रतिरोध होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है 1 ओम होगा आप लोगों का। उसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को कि इसकी बीमा कैसे निकलेगी। तो इसकी बीमा के बारे में बताएंगे। तो देखेंगे कि भी की बीमा और आई की बीमा। तो भी का जो मात्रक होता है, पहले इसका हम मात्रक लिखेंगे। तो मात्रक जो लिखेंगे, भी का मात्रक होता है वोल्ट और आई का मात्रक क्या होता है एम्पीयर। अब मात्रक का खेल है। अब वोल्ट को हम लोग क्या कहते हैं कि जूल प्रति कूलाम को हम क्या कहते हैं वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलाम को हम क्या कहते हैं वोल्ट कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति क्या हो जाएगा कूलाम, यहाँ क्या हो गया आपका एम्पीयर हो गया। क्या हो गया एम्पीयर हो गया। फिर देखिए हम जूल को क्या कह सकते हैं और कूलाम को क्या कह सकते हैं। तो जूल को जैसा है वैसा लिख देंगे और कूलाम क्यों बराबर होता है आई इंटू टी। तो कूलाम आई का एम्पीयर और टी का हम के लोग क्या कहेंगे सेकेंड। तो यहाँ हम लिखेंगे एम्पीयर इंटू सेकेंड अपान एम्पीयर। अब ये नीचे पलट के आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे जूल अपान एम्पीयर। ये नीचे जब आएगा तो एम्पीयर इंटू एम्पीयर कितना हो जाएगा एम्पीयर का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा सेकेंड। देखिए इनवर्स नहीं लगा क्योंकि बटा है, ये नीचे आएगा तो ये निकल के आ जाएगा। उसके बाद फिर हम जानते हैं कि जूल बराबर होता है, जूल का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन क्या होता है न्यूटन मीटर होता है। तो यहाँ हो जाएगा न्यूटन मीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा एम्पीयर का स्क्वायर इंटू सेकेंड हो जाएगा। अब फिर हम जानते हैं कि जो आर का बीमा निकल के आएगा यानी न्यूटन को हम क्या लोग क्या कहते हैं, न्यूटन का जो मात्रक होता है देखिए एफ इक्वल टू होता है एम। तो एम का होता है किलोग्राम, ए का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण होता है। तो किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड का पावर -2 ये होता है किसका न्यूटन का। तो न्यूटन का हम लिखे किलोग्राम मीटर सेकेंड का इनवर्स। तो यहाँ से लिखेंगे न्यूटन का, सिर्फ न्यूटन का हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड का -2 इंटू
मीटर इंटू क्या हो जाएगा मीटर, तो यहाँ हो जाएगा मीटर अपान एम्पियर का स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ से सब मेरा निकल के आ जाएगा किलोग्राम मीटर 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 का स्क्वायर सेकेंड का -2 अपान क्या एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो सबका बीमा लिख दीजिए। जब किलोग्राम का बीमा एम, मीटर का बीमा एल का स्क्वायर, एम्पियर का बीमा ए का स्क्वायर, सेकेंड का बीमा टी। तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो यम एल स्क्वायर टी -2 ए की पावर -2 और टी की पावर -1। तो यहाँ से हो जाएगा यम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2। एक इसका बीमा हो गया, आर यानी रेजिस्टेंस का बीमा हो गया। रेजिस्टेंस का बीमा क्या निकल के आया, यम एल स्क्वायर बीमा निकल के आया कि यम एल स्क्वायर टी -क्यू ए की पावर -2, यानी कि इसका जो मात्रक होगा इसको हम लिख सकते हैं कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब एम्पियर -2। एक किसका मात्रक है, रेजिस्टेंस का मात्रक है। किसका मात्रक है, रेजिस्टेंस का मात्रक है।